हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस एक्ट के प्रोविजंस को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आप सभी को एक बेसिक आइडिया होगा कि जब दो पार्टीज आपस में आके एक दूसरे को प्रॉमिस करती है कि मैं आपको ये दूंगा, दूसरी पार्टी कहती है इसके बदले में मैं आपको ये दूंगा, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक तरह का समझौता उनके बीच में हो जाता है। लेकिन हमारा एक्ट कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से डिफाइन करता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है और वो कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जाके सबसे पहला सवाल तो ये उठेगा कि क्या इन दोनों ने आपसी सहमति से जो समझौता किया था वो एक कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वो केस इस एक्ट के अंडर आएगा ही नहीं। सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। आप जब भी लॉ पढ़ते हो तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि सेक्शन के आगे एक नंबर लिखा होगा और उस नंबर के आगे ब्रैकेट्स में कई बार अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स को हम लोग क्लॉजेस बोलते हैं। एक सेक्शन को जब हम लोग कई हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं वो होंगे हमारे क्लॉजेस। कॉन्ट्रैक्ट को हमारा एक्ट कैसे डिफाइन करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसमें दो बातें आती हैं, एक तो एग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबल बाय लॉ। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए बी के पास जाकर पूछता है क्या आप मेरे घर आके डिनर करोगे? बी कह देता है हाँ ज़रूर। अब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गई है। पर्सन बी ए के घर जाके डिनर करेगा और पर्सन ए बी को डिनर खिलाएगा। अब होता क्या है कि बी पर्सन ए के घर में जाके डिनर नहीं करता है, तो क्या पर्सन ए कोर्ट में जाके इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकता है, इसको लागू करा सकता है? जवाब है नहीं। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट ज़रूर हुई है, लेकिन ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। कानून इसको लागू नहीं कर सकता है। इन्फोर्सिबिलिटी का यही मतलब है कि जब भी एक पार्टी एग्रीमेंट के अनुसार काम नहीं करती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाकर मदद मांग सकती है उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए, उस एग्रीमेंट को लागू कराने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होती है सेल और परचेज की। ए बी को कुछ गुड सेल करेगा और बी उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट देगा। अब मान लो बी इस एग्रीमेंट को नहीं मानता है, उसने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो ए कोर्ट में जाकर पेमेंट मांग सकता है, कोर्ट में जाकर वो मदद मांग सकता है कि पर्सन ए से मुझे पेमेंट दिलाओ। यानी कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट भी है और ऐसी एग्रीमेंट है जिसको हम लोग कानूनी तौर पर लागू कर सकते हैं, उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी एग्रीमेंट होती है जिसको हम लोग इन्फोर्स करा सकते हैं कानूनी तौर पर। हमने इन्फोर्सेबिलिटी डिस्कस कर ली, अब हम लोग बात करेंगे एग्रीमेंट की। हमारे एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज ई में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। ये डेफिनेशन कहती है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी दो लोग आपस में कुछ प्रॉमिस करते हैं, पर्सन ए ने बी को कुछ प्रॉमिस किया और उसी प्रॉमिस के बदले में बी ने ए को कुछ प्रॉमिस किया, तो उसको हम लोग कहते हैं एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में हमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो प्रॉमिस होनी चाहिए और दूसरा कंसिडरेशन होनी चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो पर्सन्स हैं ए और बी। ए ने बी को वादा किया, प्रॉमिस किया कि वो उसकी मशीनरी को रिपेयर करेगा और बी ने ए को वादा किया कि मशीन रिपेयर होने के बदले में वे उसको 3,000 रुपये पे करेगा। इस एग्जाम्पल में ए और बी दोनों एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। अब ए ने प्रॉमिस किया बी को कि उसने मशीनरी रिपेयर करनी है। इस प्रॉमिस के बदले में ए को क्या मिल रहा है? उसको पेमेंट मिल रही है 3,000 रुपये की। और बी ने प्रॉमिस किया कि वो 3,000 रुपये देगा। उस 3,000 देने के बदले में उसको क्या मिल रहा है? उसकी मशीन ठीक हो रही है। तो दो लोग आपस में एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं और उन दोनों को प्रॉमिस करने के बदले में कुछ रिटर्न मिल रहा है, कुछ कंसिडरेशन मिल रही है।
इसको हम लोग बोलेंगे कि एक एग्रीमेंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दो पर्सन है ए और बी। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो उसको मुफ्त में पढ़ाएगा। अब ए वादा कर रहा है, लेकिन उस वादे के बदले में ए को कुछ नहीं मिल रहा। इस केस में कोई कंसिडरेशन नहीं है। ए ने वादा ज़रूर किया है, प्रॉमिस है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि वादा करने के बदले में उसको कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है। इसको हम लोग एग्रीमेंट नहीं मानेंगे, ये सिर्फ एक प्रॉमिस है। हमारे पिछले एग्जाम्पल में मशीनरी ठीक करने के लिए ए ने प्रॉमिस किया, उसके बदले में उसको 3,000 मिल रहे थे, उसको पेमेंट मिल रही थी, यानी कंसिडरेशन उसको मिल रही थी। और दूसरे एग्जाम्पल में कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल एक एग्रीमेंट का है और दूसरा एग्जाम्पल सिर्फ एक प्रॉमिस का है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का मीनिंग समझने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड यानी कि वैध बनाने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी होती है एग्रीमेंट की, कि कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं फॉर्म होगा जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगी। और एग्रीमेंट में हमने दो पॉइंट डिस्कस किए थे। एग्रीमेंट में प्रॉमिस होनी चाहिए और कंसिडरेशन होनी चाहिए, तब वो एग्रीमेंट बनेगी। और उस एग्रीमेंट को अगर कानून लागू कर सकता है, उसको इन्फोर्स कर सकता है, तब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एक एग्रीमेंट का होना। ऑफर और एक्सेप्टेंस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस का मतलब है जब दो पार्टीज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उन दोनों पार्टीज़ के माइंड में एक इंटेंशन होना चाहिए, उनका इरादा होना चाहिए कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट का। उनके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती है, तो वो दूसरी पार्टी उसको कोर्ट में लेकर जाएगी, उसके लीगल इम्प्लीकेशंस होंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ से अलग रहता है, ये काम के सिलसिले में दूसरे देश में रहता है। अब इस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो उसको मेंटेनेंस के लिए, खर्चे पानी के लिए कुछ पैसे हर महीने भेजेगा, जब तक कि वो दूसरे देश में रह रहा है। अब कुछ समय बाद हस्बैंड और वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं और हस्बैंड मेंटेनेंस मनी देना बंद कर देता है। तो वाइफ कोर्ट में जाकर कहती है कि हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो हर महीने मुझे मेंटेनेंस मनी भेजेगा, और इसने अब ये भेजना बंद कर दिया है। तो कोर्ट इसमें ये बोलेगा कि जब ये एग्रीमेंट फॉर्म हो रही थी, तो किसी के भी हस्बैंड या वाइफ के माइंड में ये बात नहीं थी कि अगर मेंटेनेंस मनी नहीं भेजा तो वाइफ कोर्ट में जाएगी। इसलिए इन्होंने शुरुआत से ही, इनका इंटेंशन नहीं था, इनका इरादा नहीं था कोर्ट को या कानून को इन्वॉल्व करने का। इसलिए हम इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए तीसरी रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज। ये पॉइंट कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो उन दोनों लोगों के पास क्षमता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, उनके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। और ये ज़रूरी क्यों है? हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ पीपल मेंशन्ड है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो माइनर्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन कानून नहीं देता है। तो कानूनी तौर पे वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम उसको वॉइड मानेंगे, वो एक वैलिड वैध कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, जिसका माइंड स्टेबल नहीं है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको भी हमारा एक्ट परमिशन नहीं देता है कॉन्ट्रैक्ट करने की, उसके पास क्षमता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, इसलिए उसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि जब भी दो लोगों में एग्रीमेंट होती है, तो दोनों का कंसेंट फ्री होना चाहिए। दोनों बिना किसी प्रेशर के अपनी आपसी सहमति से ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें एक एग्जांपल ले लो। मान लो एक पर्सन है ए, जिसको बी से उसका घर खरीदना है। बी ने घर बेचने के लिए मना कर दिया। तो ए बी के पास आता है, उसको बंदूक दिखाकर कहता है कि मुझे ये घर बेचो। तो बी ने कहा कि मैं आपको घर बेच दूंगा।
दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गई, कंसिडरेशन भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। लेकिन बी का कंसेंट फ्री नहीं था, उसने सहमति तो दे दी लेकिन उसके ऊपर प्रेशर डाला गया था, उसको मजबूर किया गया था, इसलिए हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। बी चाहे तो कोर्ट में जाकर बाद में कह सकता है कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था और ये धोखाधड़ी करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और ये वैलिड नहीं है। इसी तरह से अगर कोई भी पर्सन किसी से झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्रॉड करता है, तो उसको भी हम लोग फ्री कंसेंट नहीं मानते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग फ्री कंसेंट का चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन हमने लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया था कि जब तक एक प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन नहीं होगी तब तक वो एग्रीमेंट ही नहीं होगी, और एग्रीमेंट नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। कंसिडरेशन होता क्या है, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक सेलर है जो बायर को प्रॉमिस करता है कि वो उसको कुछ गुड्स को सेल करेगा। इस प्रॉमिस के बदले में सेलर को क्या मिलता है? सेलर को मिलेगी पेमेंट। बायर गुड्स सेल करने के लिए कुछ पेमेंट करेगा सेलर को, इसी पेमेंट को हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन। यानी हम जो प्रॉमिस करते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग उस घर से चोरी करके लेकर आएंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो इलीगल है, चोरी करना इलीगल है। इसी तरह से अगर कोई कंसिडरेशन इलीगल पे कर रहा है तो उसको भी हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं। मान लो किसी ने गुड सेल किए किसी दूसरे पर्सन को, उस दूसरे पर्सन ने पेमेंट चोरी के मटेरियल से कर दी, तो वो कंसिडरेशन जो है वो भी चोरी की है और वो भी इलीगल है, तो उसको भी हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में अगर उनका उद्देश्य या फिर कंसिडरेशन इलीगल है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है एग्रीमेंट सर्टेन होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी एग्रीमेंट जो हो रही है दो पार्टीज़ के बीच में वो पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, किसी भी तरह की अस्पष्ट उसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेलर है जिसने बायर को प्रॉमिस किया कि वो उसको नोटबुक सेल करेगा। बायर ने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसके बदले में उसको पेमेंट देगा। अब यहाँ पर सेलर ने ये नहीं बताया है कि वो कौन सी नोटबुक सेल करेगा, किस साइज़ की नोटबुक होगी, कितनी पेजेस की नोटबुक होगी, क्या उसकी क्वांटिटी होगी, क्या ऐसी क्वालिटी होगी। यहाँ पर बायर ने भी नहीं पूछा कि कौन सी नोटबुक्स वो परचेज करेगा। इस केस में पार्टीज़ ने मेंशन ही नहीं किया है किस तरह की नोटबुक होगी, कैसी क्वालिटी होगी, कैसी क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर अस्पष्ट एग्रीमेंट इनके बीच में हो रही है, वेग एग्रीमेंट हो रही है, तो इसको भी हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं क्योंकि इनकी एग्रीमेंट ही अनक्लियर है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में लिखा गया है जिनको कानून शुरू से ही वॉइड मानता है। वॉइड होने का मतलब है कि कानून ये समझेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। अगर कोई भी ऐसा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कभी वैलिड हो ही नहीं सकता है। हम लोग अज्यूम करेंगे, कानून अज्यूम करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी पर्सन एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको हम लोग वॉइड मानते हैं। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कभी हुआ ही नहीं था, उसको लॉ कभी भी एनफोर्स नहीं करेगा। लास्टली, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये नहीं कहता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखित में होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ओरल और वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी वैलिड मानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्सन ए ने पर्सन बी को प्रॉमिस किया कि वो उसको गुड सेल करेगा। पर्सन बी ने प्रॉमिस किया वो उसको पेमेंट करेगा, दोनों के बीच में आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर ए गुड सेल करने से मुकर जाता है
तो बी उसको कोर्ट में लेकर जा सकता है, भले ही उन्होंने ये एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं की हो, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिखित में नहीं लिया हो, उस केस में भी बी ए को कोर्ट में लेकर जा सकता है। अब ये तो एक बात थी। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एक तरह के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको लिखित में होना ज़रूरी होता है, जिनको अगर आप राइटिंग में या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो उसको वैलिड नहीं माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़मीन या घर को परचेज़ करने का जो एग्रीमेंट होता है वो हमेशा रिटन होता है। तो अगर कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि लिखित में होना चाहिए और वो लिखित में नहीं है, तो उसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। इस लेक्चर में हम बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस की, एग्रीमेंट्स की। थैंक यू।